हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएएस। और हमारी जो वर्ड हिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी, इसमें हम पुनर्जागरण पढ़ रहे थे। और इस पुनर्जागरण में हमने पृष्ठभूमि देख ली थी इसमें। और इस पृष्ठभूमि के बाद इस पृष्ठभूमि की स्थिति के क्या कारण बने थे वो देखे थे। और इस कारण के बाद में इन कारणों में किस तरीके से परिवर्तन आया वो हमने देखा। और पुनर्जागरण का फिर हमने अर्थ देखा और कुछ पुनर्जागरण की विशेषताएं देखी। और विशेषताओं के बाद हमने पुनर्जागरण के यूरोप में पुनर्जागरण के कारण पढ़े थे। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण हमने जाने थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमने अभी देखा था कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारण यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे वो होगी इटली में सर्वप्रथम या इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के कारण जानेंगे। यानी कि यूरोप में तो पुनर्जागरण हुआ ही, पूरे यूरोप में। इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ? इटली में। तो इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण क्यों हुआ ये हम जानेंगे। तो इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई। इसे सिद्ध कीजिए। यानी कि इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई। तो इसको सिद्ध करने के आपके पास क्या क्या तथ्य हैं आप उनको बताइए। यानी कि इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई तो उसके क्या कारण रहे वो बताइए। कौन से तत्व उत्तरदायी रहे? तो जो पहला जो तत्व है या पहला जो कारण है इटली के पुनर्जागरण शुरुआत होने का, वो जो पहला कारण है विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र का। क्या कारण है? पहला, विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र। विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र। ठीक है। अब देखो, जब आप इटली की स्थिति देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे तो ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका है यहाँ पे। और अफ्रीका के ऊपर ये आपका सऊदी अरेबिया वाला भाग है ना। और सऊदी अरेबिया के जो ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इस जगह पे, तो यहाँ पे ये आपको तुर्की नज़र आएगा। ये है तुर्की का एक हिस्सा ही यहाँ पे भी स्थित है। यहाँ पे ये जो बल्गारिया जो देश है, ये बल्गारिया, यहाँ पे क्या है? बल्गारिया। ये देश है बल्गारिया। और बल्गारिया का ये एक हिस्सा है ना। या बल्गारिया के नीचे एक और देश है जिसका नाम है मैसिडोनिया। ये जो देश है मैसिडोनिया, यहाँ पे है मैसिडोनिया। ठीक है, बल्गारिया के नीचे मैसिडोनिया का ये जो सबसे इधर पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्सा में यहाँ पे ये जेरूसलम स्थित है। यहाँ पे जेरूसलम नहीं, कुस्तुनतुनिया जो कुस्तुनतुनिया स्थित है, जिसके लिए जब ये कुस्तुनतुनिया जिस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। यानी कि ये जो कुस्तुनतुनिया है इस पर तुर्कों का अधिकार है और आज भी उसी पे
तुर्कों का ये तुर्की के अंतर्गत में आता है। इसको इस्तांबुल बोलते हैं आज, ठीक है, इस्तांबुल, इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया आपका बुल्गारिया, ये मैसिडोनिया। हम इटली की स्थिति देखना चाह रहे हैं कि इटली की स्थिति कहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है भूमध्य सागर है, इस अफ्रीका के ऊपर जो है भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, ठीक है। और ये जो देश है इधर, यहाँ पे एक पूंछ सी आपको नज़र आएगी इस भूमध्य सागर के पास में, ये देश है आपका इटली। ये देश कौन सा है? इटली। अब होता क्या था कि यहाँ के जो व्यवसायी होते थे, पहले यहाँ जाते थे, जो अरबी व्यवसायी होते या अरबी व्यवसायी भारत से माल लेते और भारत से माल लेके तुर्की के माध्यम से यहाँ इस भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ पे अपना माल लाते थे, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रदेश है सब पहले रोमन साम्राज्य के दिन आते थे और यहाँ पे इतना जो व्यापार वाणिज्य नहीं होता था, इटली में सबसे ज़्यादा होता था। उसका कारण ये था कि ये जो अरब लोग यहाँ से आते भूमध्य सागर से होते हुए और यहाँ पे आते इटली में, और इटली में व्यापार करने के लिए आते थे, ठीक है। और दूसरा कारण ये था कि यहाँ का जो ये जो कुस्तुनतुनिया था, इस कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। अब तुर्कों ने अधिकार कर लिया स्थल मार्ग पे, तो ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध होने के कारण ये लोग भूमध्य सागर से होते हुए इटली पहुँचते और इटली अपना व्यापार करते थे। तो ये जो इटली था उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, यानी कि प्रमुख केंद्र हुआ करता। तो जो इटली के लोग थे, साथ ही साथ यहाँ के जो अन्य देशों के जो लोग थे, इटली के ऊपर जैसे यहाँ पे फ्रांस स्थित है, इटली के ऊपर फ्रांस है, ठीक है। और फ्रांस के पास में ये जो स्पेन है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, और स्पेन के ऊपर इस तरीके से ये पुर्तगाल स्थित है, ठीक है। ये लोग भी इटली आते थे क्योंकि यहाँ से ये तो अपना माल यहाँ से यहाँ ले जाते थे। एशियाई लोग, यूरोपीय लोग आते थे इटली, यहाँ से इस माल को ले जाते थे, फिर यूरोपीय देशों में प्रसार करते थे। तो इस जगह पर यानी इटली पे बहुत से देशों के जो व्यापारी होते थे, उन व्यापारियों का एक तरह से वहाँ पर संगम होता था, और ये जो व्यापारी होते थे यानी कि एशियाई व्यापारी और यूरोपीय व्यापारी, ठीक है। एशियाई व्यापारियों का जो भी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, वो इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती थी, ठीक है। और इनकी जो संस्कृति थी उसकी जानकारी, साहित्य की जानकारी एशियाई लोगों को, जो हमने पिछले जो हमने यूरोप में प्रोजेक्ट कार्य थे उसमें भी पढ़ा था कि एशियाई लोगों में जो अरबी लोग थे उन्होंने इनके कागज़ों की जानकारी और छापाखाना की जानकारी यूरोपीय देशों तक पहुंचाई थी। तो ये जो इटली था एक व्यापार का बहुत ही बड़ा केंद्र बन चुका था। और जाहिर सी बात है जब व्यापार होगा तो यहाँ पे एक व्यापारी वर्ग का उदय होने लग गया, ठीक है, व्यापारी वर्ग। तो इस तरीके से जो इटली है एक व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों संस्कृतियों का क्या है, मिलन हो रहा है। एशिया और यूरोप के बहुत से जो व्यापारी हैं, अलग अलग देशों के व्यापारी हैं, वो यहाँ पे आके मिलेंगे तो आपस में एक दूसरे को जानेंगे। और क्योंकि ये जो यूरोप है, ये जो पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप अंधकार के युग में चल रहा है। अंधकार के युग यहाँ पे अभी अंधकार चल रहा है, सामंत युग चल रहा है। और ये जो एशियाई देश हैं ये बहुत आगे निकले हुए हैं। तो इनको देख के जब ये जो यूरोपीय लोग हैं जब एशियाई लोगों के संपर्क में आते हैं तो बहुत अचंभित होते हैं, ठीक है। उनको ज्ञान को देखकर और उनके साहित्य को देखकर, उनकी पहनावों को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इटली है, इटली एक विदेशी व्यापार के रूप में उभरा हुआ है, यहाँ पे उभार आता है उसके इटली में। अब जो दूसरा कारण है वो इसी से मिलता जुलता कारण है, यानी कि इटली जो है विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया है, ठीक है। जब पूरे इटली में जब विदेशी व्यापार होने लगा तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगेगा। व्यापार बढ़ेगा तो नगर बनेंगे, तो समृद्ध नगरों की स्थापना होने लगी। समृद्ध नगरों की स्थापना दूसरा जो कारण बना, समृद्ध नगरों की स्थापना। समृद्ध नगर भी किस कारण से बने? विदेशी व्यापार फला फूला, तो यहाँ पे एक व्यापारी वर्ग बन गया, ठीक है, व्यापारी वर्ग बन गया। उस व्यापारी वर्ग ने बड़े बड़े नगरों की स्थापना की। किसकी स्थापना की?
नगरों की स्थापना की। ठीक है, जैसे इन नगरों के अगर हम नाम लिखें तो यहाँ पे जैसे नेपल्स और फ्लोरेंस जैसे नगर, और नेपल्स, फ्लोरेंस, मिलान, और आपका जो वेनिस है, यानी कि इन नगरों की स्थापना इस समय में हो चुकी थी। और किस कारण से हुई थी? उसका कारण एक ही है कि इटली जो है विदेशी व्यापार यहाँ पे बढ़ रहा है, और विदेशी व्यापार के बढ़ने से लोग समृद्ध हो रहे हैं। और जब लोग समृद्ध होंगे तो नगरों का विकास होता है। जाहिर सी बात है, किसी जगह पे जब व्यापार फलता फूलता है तो वहाँ पे मकान बनने की वृद्धि हो जाती है, बनते जाते नगरों का जो है बहुत बड़ा रूप होने लगता है। ठीक है, और जब ये इतने बड़े बड़े नगर बने तो इन नगरों में जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि में जो है परिवर्तन आने लगे। आदि में क्या आने लगे? परिवर्तन आने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूसरा हमारा कारण बनता है वो है समृद्ध नगरों की स्थापना। तो पहला जो हमारा कारण था कि जो इटली है विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। दूसरा जो कारण था हमारा जो समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हो चुका है, समृद्ध नगरों की स्थापना हुई। अब जो तीसरा कारण है, यानी कि तीसरा कारण जो जिसके कारण हम जानेंगे कि इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले क्यों शुरू हुआ, उसका जो तीसरा कारण निकल के सामने आता है वो है समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय। समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा जो कारण है वो है समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय। यानी कि हमने देखा इटली वाणिज्य और व्यापार का प्रमुख केंद्र बना था। ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट से निकल के सामने आएंगे, वो है इटली में वाणिज्य व्यापार। देखो, वाणिज्य व्यापार होगा तो नगर बढ़ेंगे, यानी कि नगर बढ़ेंगे तो उसमें लोगों के जो व्यापार करेंगे तो व्यापारी वर्ग का उदय होगा। तो जो वाणिज्य व्यापार बढ़ा, उस वाणिज्य व्यापार से इटली में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हुआ। कैसे? एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और ये जो मध्यम वर्ग था, ये व्यापारी वर्ग था। ये जो मध्यम वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, ये जो पोप थे और जो चर्च थे, पोप और चर्च की जो सत्ता थी, उससे ये जो व्यापारी वर्ग थे बहुत चिढ़ते थे। व्यापारी वर्ग जो है चिढ़ते थे। इसलिए ये जो व्यापारी वर्ग थे ये क्या करते थे, जो भी विद्वान होते थे, ठीक है, जो भी कलाकार होते थे, साहित्यकार होते थे, उन सभी को ये लोग क्या करते थे, अपने यहाँ पे आश्रय देने लग गए, है ना, उनको बढ़ावा देने लग गए। उन्होंने जो कृतियाँ रची, उन्हीं के कारण से जो लोगों में पुनर्जागरण की भावना उदय होने लग गई। ठीक है, पुनर्जागरण की भावना, तो ये एक प्रमुख कारण रहा मध्यम वर्ग का उदय होना। वहाँ पे मध्यम वर्ग का उदय हुआ इटली में, और उदय के कारण जो है पुनर्जागरण की भावना लोगों में विकास हुई सबसे पहले इटली में। तो हम तीसरा कारण देखा अभी हमने, समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय। इसमें ये था कि इटली है, और इटली में जब वाणिज्य व्यापार बढ़ता है तो वहाँ पे एक मध्यम वर्ग का उदय होता है, और यही जो मध्यम वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, जो पोप और चर्च से निरंकुश है, मतलब पोप और चर्च से घृणा करता है, उसकी सत्ता को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए वो क्या करते थे, विद्वान कलाकार और साहित्यकारों को ये प्रश्रय देते थे, और ये जो विद्वान जो भी रचनाएं रचते थे, कलाकार जो भी कलाएं रचते थे, उनकी कलाओं के माध्यम से जो है लोगों में बौद्धिक ज्ञान बढ़ा, अपनी जो है उनकी सोच बढ़ी, और उनकी सोच जो बढ़ी थी, जो उन्होंने कला और संस्कृति के लिए जो भी बौद्धिक प्रगति हुई उनके मन में, उसी को पुनर्जागरण कहा गया, और यही पुनर्जागरण के कारण भी बने। अभी हम चौथा लेंगे। चौथा जो कारण है इटली में पुनर्जागरण के होने का,
वो है पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क। चौथा जो कारण है वो है पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क। अब ये पूर्व की समृद्ध जो संस्कृति है उससे किस तरीके से संपर्क हुआ और संपर्क का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, जिस जो प्रभाव पड़ा उसी के कारण से इटली जो है प्रमुख केंद्र बना। हम जानते हैं कि जो पूर्वी व्यापारी होते थे, पूर्वी व्यापारी, अभी हमने पिछले देखा पहले कारण में कि जो पूर्वी व्यापारी होते थे वो सबसे पहले कहाँ आते थे, इटली में आते थे अपना व्यापार करने के लिए, ठीक है। और ये जो पूर्वी व्यापारी होते थे विभिन्न देशों के होते थे, विभिन्न देशों के होते थे, विभिन्न एशियाई देशों के होते थे, ठीक है। अब एशियाई लोगों जो व्यापारी होते थे उनका जो रहन सहन है, उनका रहन सहन है ना, उनकी धर्म सभ्यता, उनका रहन सहन, उनकी धर्म सभ्यता संस्कृति, इन सभी में जो एशियाई जो व्यापारी थे वो समृद्ध थे, है ना। यानी कि उनका रहन सहन समृद्ध था, उनकी धर्म सभ्यता समृद्ध थी, उनकी संस्कृति समृद्ध थी। तो इस समृद्धता से जो यूरोपीय लोग थे, जो यूरोपीय लोग थे वो बहुत प्रभावी हुए। वो क्या हुए? बहुत प्रभावी हुए, ठीक है। ये जो समृद्ध है यूरोपीय लोगों को क्या करती थी? आकर्षित करती थी, ये आकर्षित करती थी। जबकि यूरोप में इस समय क्या था? जबकि यूरोप में इस समय क्या था? हमने पिछली क्लासों में देखा है कि यूरोप में इस समय लोग क्या है? अज्ञानता में डूबे हुए हैं, अज्ञानता में डूबे हुए हैं, ठीक है। धार्मिक रूढ़िवादिता है वहाँ पे, धार्मिक रूढ़िवादिता है। जब ये लोग अपने यहाँ की धार्मिक रूढ़िवादिताओं को देखते हैं, अज्ञानता को देखते हैं और उसकी तुलना एशियाई लोगों के, एशियाई व्यापारियों के रहन सहन, धर्म सभ्यता और संस्कृति से करते हैं, तो यूरोपीय लोग अपने आप को बहुत पीछे मानते हैं इन लोगों से, ठीक है। तो वो चाहते हैं यूरोपीय लोग कि हम भी, हमारे जो रहन सहन है, हमारी जो धर्म सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो भी इनकी तरह हो जाए, ठीक है। तो यही जो सोच उनके अंदर आई थी इन पूर्वी व्यापारियों को देखकर, ये एक प्रमुख कारण रही थी कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ, जिसके कारण। अब हम चौथा कारण देख लिया हमने कि पूर्व की समृद्ध जो संस्कृति है उसके संपर्क में आए यूरोपवासी, जिसके कारण मतलब इटली वासी आए सबसे पहले। तो वहीं पे सबसे पहले प्रभाव देखने को मिले थे पुनर्जागरण के। और पांचवा जो कारण है, देखो जो शुरुआती चार कारण जो हमने देखे, पहला वाणिज्य व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र है ना, वाणिज्य और व्यापार का इटली प्रमुख केंद्र है। इस वाणिज्य व्यापार के होने से वहाँ पर क्या हुआ? समृद्ध नगरों का विकास हुआ, ठीक है। समृद्ध नगरों का विकास हुआ, समृद्ध नगरों के वहाँ पे मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और मध्यम वर्ग का 2 और 3, ये जो शुरुआती 3 कारण हैं वो तीनों जुड़े हुए हैं। चौथा कारण जो हमने जाना, ये पूर्व की संस्कृति से संपर्क, पूर्व की संस्कृति से संपर्क हुआ, ठीक है। अब हम पांचवा कारण जानते हैं। पांचवा कारण है कि इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्म स्थली भी रही थी। तो इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्म स्थली भी रही, ठीक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने शुरुआती वीडियो में देखा था, शुरुआती क्लास में देखा था कि सबसे पहले यहाँ पे यूनानी सभ्यता का उदय हुआ था। यूरोप में सबसे पहले यूनानी सभ्यता का उदय हुआ। जब यूनानी सभ्यता ख़त्म हुई तो उसके बाद में रोमन सभ्यता का उदय हुआ था। जब रोमन सभ्यता ख़त्म हुई तो उसके बाद में ये जो काल आया था, ये जो अंधकारमय काल आया, ये जो अंधकार युग आया, उस अंधकार युग के बाद में यहाँ पे जो है पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। इस जगह पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग थे, यूरोपीय लोग थे,
जब इनको इस जगह पे आके पता चला कि भाई हमारे पास प्राचीन समय में रोमन और यूनानी जैसी सभ्यता थी, ठीक है, तो इन लोगों को यह एहसास हुआ कि जब हमारे पास इस तरह की सभ्यता थी तो क्यों ना हम आज इस सभ्यता को पुनः अपने पास लाएं, है ना, या फिर पुनः उसी के आधार पर अपनी एक नई संस्कृति को जन्म दें। ये लोग हैं जो सोचने लगे, और उनकी सोच में इस तरह के विचार क्यों आए? क्योंकि आज के समय में, यानी कि इस अंधकार युग के बाद में ये जो काल आया था, इस समय में भी जो रोमन और जो यूनानी और जो रोमन सभ्यता के जो लक्षण थे, आज भी यहाँ पे कई जो क्या कहते हैं, जो पुरानी स्थापत्य के रूप में कई जगह पे ये चीज़ें देखने को मिल रही थी वहाँ पे, ठीक है। यानी कि इटली के नगरों में प्राचीन सभ्यता के रूप में आज भी, मतलब इस समय में जो यूनानी और जो रोमन सभ्यता के जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं, प्राचीन सभ्यता के जो स्मारक हैं वो भी दिखाई दे रहे थे इस समय। तो इन लोगों को अपनी प्राचीन सभ्यता को देखकर, उन मॉन्यूमेंट्स को देखकर, उन सभ्यताओं को देखकर, उनकी जो स्थापत्य को देखकर ये सोचते थे कि जब पुराने समय में हमारे पास ऐसी संस्कृति थी, यूनानी और रोमन जैसी संस्कृति, तो ऐसी संस्कृति आज भी हो सकती है अगर हम इस अंधकार युग का विरोध करें। इसमें जो चर्च है और जो पोप हैं, जो सामंत हैं, और जो गिल्ड व्यवस्था है, जो सामंती व्यवस्था है ना, इसका अगर हम विरोध करें तो हम आज भी अपनी पुरानी सभ्यता को उसको हम पा सकते हैं, ठीक है। तो उनको एहसास हो गया था, उसी एहसास के कारण हमारा ये पॉइंट बनता है कि इटली में जो प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्म स्थली रहा है, ठीक है, जिस कारण से उसको एहसास हुआ इटली के लोगों को कि जब पुराने समय में हमारे पास संस्कृति थी वो आज भी हो सकती है। तो ये इटली में पुनर्जागरण के 5 कारण हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो छठा कारण है इटली में पुनर्जागरण के होने का, वो छठा कारण क्या रहा है, ठीक है। तो छठा कारण रहा है यहाँ पे, वो था कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार होना, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये जो अफ्रीका था, ठीक है, और इस अफ्रीका के ऊपर ये लगा हुआ आपका सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया के ऊपर यहाँ पे ये तुर्की है, और तुर्की के ऊपर ये जो देश है इसका नाम है मैसिडोनिया। ये जो देश है इस जगह पे, यहाँ पे कॉर्नर पे एक देश आता है इस जगह पे, मैसिडोनिया, ठीक है। मैसिडोनिया का ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम एशिया का प्रवेश द्वार। ये तुर्की है, तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पे है तुर्की का एक हिस्सा, ये यहीं पे है कुस्तुनतुनिया, ठीक है। ये मैसिडोनिया राज्य में था पहले, लेकिन तुर्कों ने जब इस पर अधिकार कर लिया कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार कर लिया, तो ये जो रास्ता है ब्लॉक हो जाता है। साथ ही साथ इस जगह पे प्राचीन रोमन और यूनानी सभ्यता संस्कृति के जो विद्वान थे, है ना, वो विद्वान यहाँ पर रहते थे। जब तुर्की लोगों ने इस पे अधिकार किया कुस्तुनतुनिया पे, तो यहाँ से जो विद्वान हैं यहाँ से चल के कहाँ आ गए, ये जो देश है इटली, यहाँ इटली में आ गए। ये दो कहाँ पे आए ये विद्वान, यहाँ से भाग के फिर इटली में आ गए। यानी कहने का मतलब ये है, इन तुर्कों ने 1453 ईस्वी के समथिंग 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। किस पे? कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। इस कुस्तुनतुनिया को आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, और कुस्तुनतुनिया पे जब अधिकार किया तो यहाँ जो रहने वाले जो यूनानी और जो रोमन विद्वान थे, वो विद्वान अपने साथ में हज़ारों पांडुलिपियाँ यानी कि इनको हम कहें तो ग्रंथ, प्राचीन जो ग्रंथ थे, है ना, प्राचीन ग्रंथ थे जिसमें यूनानी और रोमन सभ्यता और संस्कृति के लक्षण हुआ करते, तो उनको लेकर ये इटली में आ गए। ठीक है, जब वो इटली में लेके आए तो इटली के निवासी और जो यूरोप के निवासी, उन्होंने इन पांडुलिपियों का, है ना, इन यूनानी रोमन सभ्यता संस्कृति के जो ग्रंथ थे उनका उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया।
उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। इस अध्ययन करने के कारण उनमें एक तरह से जागृत होने की भावना का उदय हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि कुस्तुंतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ तो जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे, विद्वान थे, वो भागकर इटली आ गए और इटली अपने साथ में पांडुलिपियाँ और ग्रंथ लाए थे। इस कारण से ये जो एक प्रमुख कारण बनता है इटली में पुनर्जागरण के होने का, ठीक है। और इसका जो अगला कारण बनता है कुस्तुंतुनिया तुर्कों के अधिकार के बाद जो 7वां कारण बनता है इटली में पुनर्जागरण के होने का, वो कारण है कि शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन। शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन। शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन यानी शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो मध्ययुग आया था, ये जो अंधकार युग आया था, ठीक है, इस अंधकार के युग में जो शिक्षा होती थी, ये जो शिक्षा होती थी, ये शिक्षा केवल और केवल धर्म पर आधारित होती थी। किस पे होती थी? धर्म पर आधारित होती थी। धर्म पर आधारित होती थी। लेकिन इसके बाद में जब यहाँ से ये पुनर्जागरण प्रारंभ होता है, इस पुनर्जागरण में शिक्षा धर्म पर आधारित होकर किस पे आधारित होने लगी? मानव पे आधारित होने लगी, विज्ञान पे आधारित होने लगी, ठीक है, तर्क पे आधारित होने लगी और तर्क के बाद में दर्शन पे आधारित होने लगी। इस तरीके से शिक्षा के जो स्वरूप में परिवर्तन आया, है ना। और इस टाइम पे ही यहाँ पे बहुत सारे जो विश्वविद्यालय उनकी स्थापना हो गई, ठीक है। बहुत सारे जो विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय उनकी भी स्थापना होने लगी और उन विश्वविद्यालयों में केवल मानव विज्ञान, तर्क और दर्शन से आधारित जो शिक्षा पद्धति थी उसको लागू किया गया। जो शिक्षा पद्धति थी उसको लागू किया गया, ठीक है। जब शिक्षा पद्धति बदलेगी तो लोगों के मन में जो प्राचीन, जो मध्यकालीन जो कुरीतियाँ थीं, लोगों के मन में जो कुरीतियाँ थीं वो लोगों के मन से निकलने लगीं। क्या हुआ? वो कुरीतियाँ निकलने लगीं और कुरीतियाँ निकलने लगी तो लोगों में इस तरह से पुनर्जागृत होने की भावना का उदय होने लगा। पुनर्जागृत होने की भावना का उदय होने लगा। तो इस तरीके से जो ये जो कारण बनते हैं, ये जो 6-7 कारण जो हमने पढ़े हैं अभी, ये जो 6-7 कारण बनते हैं, ये इटली में पुनर्जागरण के कारण बनते हैं। एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि इटली में पुनर्जागरण के होने के क्या कारण रहे हैं। इटली में पुनर्जागरण होने के कारण, इटली में पुनर्जागरण होने के पहला जो कारण हमने देखा था, इटली में वाणिज्य और व्यापार की उन्नति, या इटली वाणिज्य व्यापार का केंद्र, वाणिज्य और व्यापार का केंद्र बन गया था, ठीक है। और इस केंद्र बना था तो बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई थी। बड़े बड़े नगरों की स्थापना, साथ ही साथ वहाँ पर क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ, शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय। शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उदय के बाद में जब हम देखते हैं चौथा जो कारण बनता है वह पूर्व की समृद्ध संस्कृति, पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क, इनका पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क होता है। पांचवा जो इटली क्या था? प्राचीन रोमन संस्कृति सभ्यता की जन्मस्थली। जन्मस्थली। छठा है इटली के बाद में कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों। और सातवां है शिक्षा पद्धति में बदलाव। शिक्षा पद्धति में
बदलाव। इस तरीके से ये जो 7 कारण बनते हैं, ये इटली में पुनर्जागरण के कारण बनते हैं, और इनको हमने डिटेल से देखा है कि क्या क्यों ये कारण बनते हैं इटली में पुनर्जागरण के। तो आज की जो हमारा लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है, और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके बाद कमेंट करें। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट करें, सही लगती है तो बताएं, और इसके बाद में इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।